सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं बात होगी। इंडिया का एक जारहाना प्रोपेगेंडा इस वक्त बहुत अरूज पर है। टॉप इंडियन चैनल्स, उनके एंकर्स उन पाकिस्तानी के ऊपर हमले कर रहे हैं जो पाकिस्तानी दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं उन तमाम पाकिस्तानी का जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं दो पाकिस्तानी का जिक्र करूँगा। अनिल मुसर्रत, जो इमरान खान के बहुत करीब हैं, बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं, यूके के बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और एक पाकिस्तानी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, ह्यूस्टन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और उनकी सब तारीफ़ें करते हैं। रेहान सिद्दीकी, उनको टारगेट किया जा रहा है, एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो कश्मीर के अंदर जो मजालिम हैं उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक और अहम मामला है कि वो पाकिस्तानी जो कि कोविड-19 की वजह से फंस गए सऊदी अरब के अंदर, दुबई के अंदर और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, जो कि मज़दूर हैं, वो पाकिस्तान नहीं आ सके, हुकूमत उनको उस तादाद में नहीं ला सकी। और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी थे जिनके पास पैसे ही नहीं थे, यानी कि वो टिकट ख़रीदने के पैसे नहीं थे। एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू हुई, वो कैंपेन के अंदर बोल ने भी अपना हिस्सा डाला। वो कैंपेन के अंदर, इस कैंपेन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमारा नाम ना ले, हम ये सब कुछ जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक साहब को कायल कर लिया है, वो प्रोग्राम में शामिल होंगे। उन्होंने ऐलान किया है, जाहिर है कि उनको सामने आना इसलिए ज़रूरी है कि जुल्फ़ी बुखारी साहब ये समझ रहे हैं कि जितने भी अब तक पाकिस्तानी लेकर आए हैं वो हुकूमत लेकर आई है। हुकूमत कैसे लेकर आई है और वो पाकिस्तानी जिस तरह खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक एक भी पाकिस्तानी वहाँ फंसा हुआ है, परेशान है, हम उसकी मदद करेंगे। तो राव अली हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, हम बहुत सारी मामला को ले जाते रहे हैं, डिस्कस करते रहे हैं और घूम फिर के लेकर आते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी कनेक्टेड है कराची के साथ, पाकिस्तान की मईशत भी कनेक्टेड है कराची के साथ। कराची में वफाक आ जाएगा, कराची में गवर्नर आ जाएगा, कराची में ऐसा हो जाएगा, कराची में वैसा हो जाएगा। लेकिन अब कराची में कुछ हो गया है, वो ये हो गया है कि तीन बड़ी जमातें, जो वफाक के अंदर दो जमातें शामिल हैं, PTI और MQM, वो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके सिंध पे हुकूमत है, 12 साल से एक मुश्तरका कमेटी बना दी गई है, सियासी इत्तेहाद बना दिया गया है जिसके अंदर 6 लोग शामिल हैं। और ये 6 लोग तय करेंगे कि कराची के अंदर कराची के मसाइल कैसे हल किए जाएँ। कराची के बहुत सारे मसाइल हैं। लोग समझते हैं कि नाले साफ़ करना सबसे बड़ा मसला है, लोग ये समझते हैं पानी नहीं आ रहा ये बहुत बड़ा मसला है, लोग समझते हैं कि कचरा नहीं उठ रहा ये भी बहुत बड़ा मसला है, लोग बहुत सारे मसाइल को समझते हैं मसला है। लेकिन कराची का असल मसला है क्या, ये कमेटी करेगी क्या, इस कमेटी ने करना क्या है, जिसके अंदर 3 वफाकी वज़रा हैं, जिसमें वज़ीर आला हैं, 2 सूबाई वज़रा हैं। इतनी ह्यूज पावरफुल कमेटी करेगी क्या, कैसे आगाज़ करेगी? अब से कुछ हफ्ते के बाद, तकरीबन 2 हफ्ते के बाद वसीम अख्तर साहब मेयर कराची नहीं रहेंगे। होगा क्या? एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे, वो काम कहाँ से, आगाज़ कमेटी कहाँ से करेगी? प्रोजेक्ट लेकर आएगी, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर देगी, या कराची के स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश करेगी? प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर, प्रॉब्लम कहाँ है? इस कराची के चंद लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं तो समझता हूँ वो दाई की हैसियत रखते हैं, जो इस वक्त मेरे साथ साबिक एडमिनिस्ट्रेटर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने का फैसल साहब। सर ये बताइए कि हमने कमेटी देखी, लोग कह रहे हैं ये सियासी वर्जन तो ये है कि इस पीपल्स पार्टी को एक मौका दिया गया है कि परफॉर्म करें, अदरवाइज वफाक के पास बहुत सारे ऑप्शन है, PTI के रहनुमाई सारी बातें कर रहे हैं। मैं सियासी बयानबाजी के ऊपर बात नहीं करना चाहता, मैं कराची के लोगों के जो मसाइल हैं, जो टेक्निकल स्ट्रक्चरिंग है, उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। और आपसे बेहतर मेरा ख्याल है कोई साहब नहीं होंगे। ये बताइए कि ये कमेटी प्रोजेक्ट लेकर आएगी या ये कमेटी इस कमेटी को करना चाहिए कि कराची के स्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम करे और इसको डिज़ाइन करे। ये कितना बड़ा शहर, इसको डिज़ाइन, दोबारा से एक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस कमेटी को? सर फैसल, आपने बिल्कुल सही कहा। बुनियादी तौर पे कराची का जो सिटी गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल स्ट्रक्चर है वो इस वक्त तितर बितर है। देखिए, आपने बात की कि वसीम अख्तर साहब 2 हफ्ते बाद मेयर नहीं रहेंगे। अभी भी अगर मेयर हैं तो वो उनका असर रसूख क्या है? जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, मेरी बेटी 1 डेढ़ 2 साल की थी, तो उसको किसी ने बताया था, मेरे उसके वालिद जो हैं
वो कराची के सबसे बड़े भंगी हैं, क्योंकि वो कायद-ए-आज़म मज़ार पे और जगह जगह झाड़ू लगाते हैं। आज मेयर वसीम अख्तर के पास कराची को साफ करने का जो इख्तियार है वो नहीं है। मैं वसीम अख्तर की बात नहीं करता, मैं मेयर की बात करता हूँ। देखिए, आपने कराची के शहर को उसके इंतजामी ढांचों को मुख्तलिफ वेस्टेड इंटरेस्ट ने बुरी तरह से काट छाट दिया है। आप पिछले दिनों ये कहते रहे हैं कि जनाब 70% जो अर्बन एरिया है वो तो वैसे ही फेडरल गवर्नमेंट के पास है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, चाहे कैंटोनमेंट बोर्ड्स हो, चाहे रेलवे हो, चाहे केपीटी हो, आप सिविल एविएशन ले लें, ये लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं। इन्होंने अपने इलाके में क्या किया, मतलब ये कि गवर्नमेंट ने इन इलाकों में क्या किया है। अच्छा चलिए, उसके बाद जो इलाका फेडरल एजेंसीज के पास नहीं है उसके पास की तरफ जरा देख लीजिए। एक केएमसी बनाई आपने और 6 डीएनसीज बनाई। 6 डीएनसीज जो हैं केएमसी के मातहत नहीं है, अलग अलग इसी तरह से कराची का इंडिपेंडेंट है और वो सब रिपोर्ट करती हैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को। अच्छा, अब उसके बाद आपने कराची से कचरा उठाने का काम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दे दिया। आप कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड नहीं बना सकते थे, आपने एक सिंध सॉलिड वेस्ट किया। इसी तरह से कराची के बिल्डिंग कंट्रोल को आप हड़प करना चाहते थे, आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दी। इसी तरह से आपने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है उसको अलग किया हुआ है। 5 बुनियादी फंक्शंस जो म्युनिसिपल फंक्शंस हैं उनके आपने बोर्ड बना दिए। उन बोर्ड्स को आपने मातहत कर दिया सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, और जो मतलब थ्रू डीजी, और डीजीज जो है वो रिपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री फॉर लोकल गवर्नमेंट। अब मोटी मोटी बात तो आपने स्ट्रक्चर की बता दी। अब अगर हम फर्ज करें कि बहुत अच्छाई के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पीटीआई और हमारे इदारे जो इस सारे मामले को देख रहे हैं, अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें कराची का और उसके बाद काम करें, तो स्ट्रक्चर फहीम साहब क्या होना चाहिए? देखिए फैसल, बहुत सिंपल सी बात है। इस वक्त कराची में 6 डीएमसीज हैं, तहत 247 यूनियन काउंसिल्स हैं, और उन 247 यूनियन काउंसिल्स के अंडर 988 वार्ड्स हैं। दूसरी तरफ 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, उनके अंडर जो है 32 वार्ड्स हैं। ये 1020 वार्ड्स हो गए। जब तक आप इन 20 वार्ड्स को और इनके दरमियान कोई वो नहीं बनाएंगे, कोई ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे जो इस तमाम चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करे। कराची किसी एक मेयर के लिए निपटाना या हैंडल करना बहुत बड़ा शहर है। और कराची यूरोपियन यूनियन के 28 ममालिक जो हैं उनमें से शायद 22 से कराची की आबादी ज्यादा है। अब तो चीफ जस्टिस ने कह दिया 3.5 करोड़ लोग रहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पिछले दिनों पिछले हफ्ते कहा है 3.5 करोड़ लोग रहते हैं कराची। देखिए यूनान का इस वक्त झगड़ा हो रहा है टर्की से, और फ्रांस जो है अपनी फौजें यूनान की हिमायत के लिए अपने बढ़ा रहा है। टोटल ग्रीस की या यूनान की आबादी 1 करोड़ है जी। अब आप जरा कराची का स्केल समझिए। कराची का स्केल, कराची मेरा पाकिस्तान का दूसरा पसंदीदा शहर लाहौर है जी। लाहौर का टोटल रकबा 1771 स्क्वायर किलोमीटर है, कराची का 3557 है। लाहौर का अर्बन सेंटर 363 है, कराची का 854 है। और एक लोग बात करते हैं कराची की फेडरल टैक्सेस क्या देता है। याद रखिए 57% जो डायरेक्ट टैक्सेस कराची से कंट्रीब्यूट करता है कराची फेडरल एक्सचेकर को। फहीम भाई, बात दूसरी तरफ जा रही है। मैं आपका बहुत जबरदस्त पॉइंट है। जो नई कमेटी है उस कमेटी को सिर्फ और सिर्फ ये काम करना चाहिए कि मुश्तरका सियासी इत्तेहादी कमेटी वो स्ट्रक्चरिंग पे काम करे, बजाय इसके कि पैकेज लेकर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम ज़मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मामला ये है कि अगर कराची को आप ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं होगी, पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं होगी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं होगी। ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है। सियासी गप्पे लगाना, मीटिंगें करना, इजलास करना, इसका हल जो 70% रेवेन्यू देने वाला शहर है उसको ओन करना पड़ेगा। ये आखिरी, बार बार कहा जा रहा है, ये आखिरी
एक आखिरी मौका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए परफॉर्म करने का, मुराद अली शाह साहब के लिए परफॉर्म करने का। करप्शन बहुत हो गई, मिसमैनेजमेंट हो गई, ये हो गई, कराची की स्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है। और फ़हीम उज़्ज़मा साहब ने बहुत ही खुलकर आसान अल्फाज में कह दिया। एक बहुत बड़ा मसला जो कि हाईलाइट नहीं हो सका, आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। पाकिस्तान के वो हीरोज़ जो कि अमेरिका में और लंदन में, यूके में मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन चैनल्स ने उनको टारगेट किया हुआ है। और इस तरह टारगेट किया हुआ है कि उन शख्सियात ने कश्मीर के अंदर जो मजालिम ढारा है मोदी, उसके ऊपर आवाज़ बुलंद की, और आवाज़ बुलंद की कि यह ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। उन लोगों में से चंद लोगों को मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ, और बात करूँगा मैं रेहान सिद्दीकी से। रेहान सिद्दीकी की शख्सियत उन पाकिस्तानी में शुमार होती है जो कि शोबिज़ इंडस्ट्री के चैम्पियन हैं, बड़े बड़े शोज़ करते हैं पाकिस्तानी फिल्म स्टार और म्यूजिशंस के साथ, सिंगर्स के साथ, और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियंस के टॉप हीरोज़ के साथ करते हैं। लेकिन उनको टारगेट किया गया। अनिल मुसर्रत एक पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, मैनचेस्टर में उनकी बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन के सेटअप्स हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। रेहान सिद्दीकी को टारगेट करने में जो इंडिया के बेहतरीन चैनल्स हैं, जिनको आप सफ़े अव्वल के चैनल्स कह सकते हैं, वो एक नेशनल पॉलिसी बनाकर टारगेट कर रहे हैं। क्या क्या कहा, किस किस एंकर ने क्या कहा, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी की प्रोपेगेंडा मशीन, मोदी किस तरह से प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान के खिलाफ। ये 5th जनरेशन वॉर के अंदर हम देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ किस किस एंगल से वो हरबे इस्तेमाल करता है। कभी किसी वेबसाइट के ऊपर आप देखते हैं कि वो इंडियन फ्लैग्स लगा के चले जाते हैं, पाकिस्तानी किसी वेबसाइट के ऊपर झूठ का पुलंदा, मूवीज़ इस तरह की बनाना। और अब वो आ गए हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हिंदुस्तान के अंदर हो रही हैं, और अगर कोई पाकिस्तानी वो आवाज़ उठाता है तो उसे कहते हैं आप ISI के एजेंट हैं, और आप जो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं वो पैसा सारा आप ले जाकर कश्मीर में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ISI को दे रहे हैं। ये इस तरह के प्रोपेगेंडे चल रहे हैं। ये एक नया वर्जन है इंडियन चैनल्स का। मैंने आपको एक ही चैनल्स के भी क्लिप दिखाए, ये बहुत सारे चैनल्स के क्लिप्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है। रेहान सिद्दीकी इस वक्त मेरे साथ ह्यूस्टन से मौजूद है। रेहान, अस्सलाम वालेकुम। रेहान, एक तो ये कि आप को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, जो आपने पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए इतना ज़बरदस्त काम किया, और जो मजालिम ढा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर मोदी कश्मीर के अंदर, उस पर आपने एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लिया जो हर पाकिस्तानी का पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो इल्ज़ामात आपके ऊपर लगे हैं, जो आपके ऊपर एजेंट कहा गया है ISI का, और जो ये सारी चीज़ें लगी है, इससे कहीं आप घबरा तो नहीं रहे? नहीं, देखें, जब कोई बुनियाद झूठ की होती है उससे आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता है, और बिल्कुल नहीं घबरा रहे। मगर जो एलिगेशंस इन्होंने लगाई हैं कि ISI का एजेंट हूँ और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ मैं काम करता हूँ, एंड पाकिस्तान $20 मिलियन की वीकली फंडिंग करता हूँ और इंडिया के खिलाफ टेररिज्म को फैला रहा हूँ। आई मीन इट्स अ बेसलेस एलिगेशन। मैं हूँ अमेरिकन सिटीजन, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट मुझे कहती है उस चीज़ के ऊपर पूरा बेस होता है कि व्हाट आई एम ऑल अबाउट, एंड इंडिया क्या कहता है, क्यों कहता है, पूरी इसकी बेस एक ही है। बिकॉज मेरी जो शनाख्त है, आपकी शनाख्त, आई एम पाकिस्तानी बॉर्न, और उस चीज़ की जेलसी हो रही है। और ऑल द वे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन इंडिया, अभी हाल ही में ऑल द बिग चैनल्स ऑफ इंडिया, जितने भी बड़े चैनल्स हैं, उस पे दिखाया जा रहा है कि भाई रेहान सिद्दीकी टेररिस्ट है, रेहान सिद्दीकी टेररिस्ट है। रेहान साहब, मैं आपको एक मिनट रोकता हूँ। इंडियंस जो सुपरस्टार्स हैं वो रेहान के बारे में क्या कहते हैं, क्या कहते रहे जी? रेहान, आपकी तारीफें तो सारे इंडियन सुपरस्टार्स कर रहे हैं। ये बताएं कि ये जो इल्ज़ामात हैं उसका बुनियादी पॉइंट यही है कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर मजालिम ढा रहे हैं, वो मजालिम के खिलाफ आपने बात की थी? भाई मैंने हमेशा अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखा है। एंटरटेनमेंट में दुनिया को ये लोगों के सामने चीज़ है कि पिछले 25 सालों से हर एक को इकट्ठा किया है। इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है कि अभी यहाँ पे पिछले साल मोदी आए थे, उनका बहुत बड़ा यहाँ पे कन्वेंशन हुआ था, तो उस पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि पूरे अमेरिका से जो खालिस्तानी और दीगर लोग आए हैं, सिख खालिस्तान के लोग, जी जी, कि उसकी पूरी फंडिंग मैंने की है, उनका पूरा खर्चा मैंने उठाया है, और बेसिकली जो भी ये बॉलीवुड या पाकिस्तानी कॉन्सर्ट से मैं फंड्स रेज करता हूँ, मेरी डायरेक्ट ISI के साथ कनेक्शन है, और इंडिया में जो टेररिज्म फैल रहा है उसकी मेन फंडिंग मैं कर रहा हूँ। बेसलेस एलिगेशन। यहाँ पर अमेरिका में
अगर कश्मीर वाला पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी आपने एक बात कही थी कि कश्मीर के हक के अंदर। अब मैं बताता हूं कि रेहान के हक में पाकिस्तानी अदाकार क्या कहते हैं। इंडियन तो कह ही रहे हैं, रेहान के बारे में क्या कहते हैं। रेहान, आप जो पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तानी आर्ट एंड कल्चर के लिए, फिल्म स्टार्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, और जाहिर है कि एक वक्त ऐसा था कि इंडियन और पाकिस्तानी फनकार साथ काम करते थे, तो आपका तो डंका बजता रहा है अमेरिका के अंदर। अब सिनेरियो ये है कि आपको टारगेट किया जा रहा है, आपने इस पर कोई कानूनी चाराजोई की है? जाहिर है पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन आपने कोई इस सारी चीज़ों के ऊपर कानूनी चाराजोई कोई कुछ की है इंडियन चैनल्स के खिलाफ? देखिए, इंडियन चैनल्स के साथ साथ जो इनकी बीजेपी की गवर्नमेंट है उनके ऊपर, और ख़ास तौर पे जो यहाँ पे कॉन्सुलेट है और गवर्नमेंट है, उनको वैसे तो अमेरिका में इम्यूनिटी मिलती है, मगर अमेरिका की जो सबसे बड़ी लॉ फर्म है वहाँ पे $50 मिलियन का लोकल लॉ सूट हुआ है। यहाँ तक कि इंडिया सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे 2 अटर्नीज हैं जो इनके ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, वहाँ पे लॉ सूट फाइल किया जा रहा है। एंड बिलीव इट और नॉट, जिन लोगों को हम लॉ सूट में इन्वॉल्व कर रहे हैं वो गवर्नमेंट से भी उनका ताल्लुक है, बीजेपी की गवर्नमेंट से भी उनका ताल्लुक है, और ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, क्योंकि अमेरिका में, यानी कि आप टारगेट कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को भी, इंडियन काउंसलेट्स हैं वहां पर उनको भी, और उन चैनल्स को भी। अच्छा, ये बहुत सारे फनकार जो पहले आपके साथ हक में थे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते रहे, वो अभी भी इंडियन सुपरस्टार्स आपके साथ हैं, आपके हक में बोल रहे हैं? एब्सोल्युटली। यहाँ तक कि अभी इन्होंने सोनू निगम को ग्रिल किया है चैनल्स के ऊपर, क्योंकि उससे उन्होंने सवाल किया कि क्या अगर अभी इंडियन गवर्नमेंट ने रेहान सिद्दीकी को बैन किया, आप उनके साथ फिर काम करेंगे? ओपनली न्यूज़ चैनल्स पे इन फनकारों ने बोला है कि अगर आपने इतनी बड़ी एलिगेशन लगाई है उसका सबूत बताइए, उसके एलिगेशन का प्रूफ बताइए। प्रूफ इनके पास है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बातें, सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी पाकिस्तानी खोट कर रही है। जो भी पाकिस्तानी किसी भी मैदान के अंदर आगे बढ़ रहा होता है उसके पीछे इंडिया लग रहा है, उस कंपनी के पीछे इंडिया लग रहा है। एक नई प्रोपेगेंडा मशीन इंडिया ने तैयार की है। ऐसी कंपनीज जो आईटी के मैदान में आगे बढ़ रही हैं, ऐसे लोग, ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो कंस्ट्रक्शन के मैदान के अंदर हैं, वो शोबिस के मैदान में हैं, इंडिया ने एक नई प्रोपेगेंडा मशीन बनाई है उनको टारगेट करने की। उनके चैनल्स उसके ऊपर आते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं ये पाकिस्तानी ISI के एजेंट हैं और ये जो पैसा बना रहे हैं ये कश्मीर में इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने होशियार रहना है और सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे पाकिस्तानी को सपोर्ट करना है। उसकी वजह यह है कि अब सिनेरियो बंदूक और मिसाइल वाली जंग का नहीं रहा, इससे बढ़कर एक दूसरे मैदान के अंदर आ गया, सोशल मीडिया की जंग है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद सिनेरियो है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है क्या वो आज़ाद हो गई है, और इजराइल जो है वो अरब वर्ल्ड के अंदर अब मुस्तहकम हो गया है। पाकिस्तान को किस तरह चलना चाहिए, सऊदी अरब के साथ, UAE के साथ, फ़लस्तीन के मामला किस सतह के होंगे, और टर्की क्या रुख ले रहा है, इस ब्रेक के बाद। इजराइल अरब वर्ल्ड के अंदर अपने कदम मजबूत कर रहा है। एक मुआहिदा हो गया, उस मुआहिदे के अंदर अमेरिका ने कहा कि हमने करवाया है, 2 बहुत पुराने दोस्तों को हमने मिलवा दिया है। अब इजराइल जिस तरह से UAE के अंदर आ गया, अब सफारती ताल्लुकात बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे चीज़ों के अंदर बहुत सख्त रवैया अपना रखता रहा है, ख़ास तौर पे इजराइल के हवाले से बहुत सख्त स्टांस पाकिस्तान का रहा है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी अक्सर ऐसे दोस्तों की खुशी और उनके साथ रख कर मनाई जाती रही है माजी में। अब जब UAE ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? एक पॉइंट ये है बहुत बड़ा, पाकिस्तान सऊदी अरब के रिलेशंस, ये भी उनके बारे में भी कुछ अफवाहें हैं, कुछ अजीब सख्ती का मामला है, फिर नरमी का मामला है। कितना इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब, पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब तो बहुत ही ज़्यादा अहम है। लेकिन ममालिक जो है अपनी खारजा पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के अंदर बनाते हैं। हमारे मफाद में पॉलिसीज़ बनाने का टाइम आ गया है। टर्की अपने मफाद के अंदर पॉलिसी लेकर चल रहा है, किसी की कोई मजाल नहीं हो टर्की को आंखें दिखाए। टर्की अपने मफाद के अंदर पॉलिसीज़ बनाता है। क्या हम अब आज़ाद खारजा पॉलिसी बना सकेंगे? ये 3-4 पॉइंट्स हैं। मेरे साथ बहुत सीनियर साबिक एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं। UAE के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, सऊदी अरब में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, अरब वर्ल्ड को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, UNO के अंदर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। हम क्या समझें, इजराइल हमारे पड़ोस में आ गया है
और अब वो आने के बाद ईरान को आंखें दिखाएगा, पाकिस्तान को तो आंखें दिखाता ही है, इंडिया के थ्रू अब और आंखें दिखाएगा। हम उस दोस्त जिसके साथ हम चलते रहे यूएई के साथ, वो हमसे पहले इंडिया के साथ बहुत करीब हो गया, वो इजराइल के बहुत करीब हो गया। यूएई हमारे करीब रहा है, हमारे करीब है खान साहब जी। अब तो यूएई जब भी हमारे करीब या कुर्बत दिखलाई है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि करीब रहा है। करीब इब्तदाई दौर में जब उनको ज़रूरत थी अपने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जब यूएई के पास पैसे नहीं थे, जब उनके पास अफरादी क़ुव्वत नहीं थी, और जब अंग्रेज़ उनके पास आके डेवलप नहीं कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तानियों ने काफ़ी ज़्यादा मदद की। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो अपने पैरों पर खड़े होते गए, वैसे वैसे पाकिस्तान की जो मावनत थी उससे इज्तनाब करते हुए वो वेस्ट के तरफ उनकी मावनत लेते रहे। खैर ये तो बात रही। वो अपने अरब, देखिए मैं अरब ममालिक में मैंने काम किया है, मुख्तलिफ जगहों पर सफारतगारी और अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से भी मैं रहा हूँ उधर। तो वो उनकी अपने मफाद को मुकद्दम समझते हैं, अपने मफाद में भी जी, अपने मफाद को, अपने ज़ाती मफाद को ज़्यादा मुकद्दम समझते हैं, अपनी कौमी मफाद को इस हद तक मुकद्दम समझते हैं अरब वर्ल्ड के लोग, ख़ासतौर पर सऊदी अरब और यूएई, कि जिसमें उनकी अपनी बादशाहत और अपनी उनकी जो है वो हुक्मरानी बरकरार रहे, और उसके लिए वो अपने अवाम के लिए भी जो चाहे करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा सैकड़ों लोगों को गायब होते हुए, जब मुस्लिम ब्रदरहुड के शकूक में एक वहाँ के रूलर, एक बहुत बड़े एमिरेट के रूलर के कज़न को भी उनको बंद कर दिया गया, और अब भी एक रूलर का अपना बेटा वो भागा हुआ है वहाँ से इसी डर से कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो लिहाजा ये है कि चीज़ें देखी गई हैं। अब रहा सवाल कि यूएई पाकिस्तान का कितना दोस्त रहा है। देखिए, हमारी खारजा पॉलिसी में तो यूएई और सऊदी अरेबिया हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं, और बहुत मजबूत और मरबूत दोस्त रहे, और उन्होंने हमारी ख़ास तौर पर सऊदी अरब ने मुख्तलिफ मौक़ों पर मदद की, लेकिन उसकी कीमत हमेशा हमने उसकी कीमत दी है, और उस कीमत को देने में हम आज इस जगह पहुँच गए हैं जहाँ आप टर्की का मवाजना कर रहे थे। हमें और उसमें फ़र्क ये है कि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मानी हैं इन ममालिक की और हमारे सरबराहों ने, जो कि हमें नहीं माननी चाहिए थी। हमारे सरबराहों ने, पिछले सरबराहों ने जो है अपने ज़ाती मफाद के लिए, और मैंने अपनी आंखों से चंद चीज़ों को देखा है कि छुप के जाके मिलते थे इन रूलर्स से और इन बादशाहों से। अपने सफीर को या अपने सफारत खानों को कोशिश करते थे कि ना कोई फर्द उसका लेके जाए, ना कोई डायरेक्ट होके मिलते थे। हाँ, हमारे हाँ। इसलिए कि वो अपनी ज़ाती मफाद के लिए उसमें करते थे। तो उसकी वजह से काम लेने के लिए आप काम लेने के लिए, अपने कुछ मिलियन डॉलर वालों को डिस्टर्ब के लिए, सेटल करने के लिए। अच्छा, अब खान साहब, मैं आम लोगों को समझाना ये चाह रहा हूँ, खुद भी समझना चाह रहा हूँ। आप बहुत सीनियर सफारतकार रहे हैं और इस पूरे खित्ते को जानते भी, जैसे आपने बताया भी। क्या हम अब यूएई, जो हम जिसे मुस्लिम रियासत, मुस्लिम भाई, दोस्त भाई मुल्क कहते रहे हैं, और वो हमें पिछले एक डिकेड के अंदर कई बार डिच करता रहा है, हम अभी भी भाई मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन वो अपने मफादात के तहत पाकिस्तान के साथ चलता है। पाकिस्तान अपने मफादात के साथ नहीं चल सकता। पाकिस्तान जितना उनके साथ उनकी हमनवाई कर सकता था, कर ली। उसमें अपना नुकसान ज़्यादा हुआ, फ़ायदा कम हुआ। चंद इमदाद की वजह से, थोड़ी इमदाद की वजह से हमने अपने कौमी तशख़्ख़ुस और अपनी लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को दाव पर लगाते रहे हैं हम। यही जो स्टेट्स हैं, अरब स्टेट्स, अगर आप टर्की की तरह अपने आप को मुस्तहकम करके और अपनी फॉरेन पॉलिसी को उस अंदाज में ले जाएं, लेकिन उससे पहले आपको अपने घर में थोड़ी सी मजबूती लानी पड़ेगी, तो यही अरब स्टेट्स आपके गर्विदा हो जाएंगे, पीछे चक्कर लगाएंगे। अच्छा खान साहब, ये हम जब बात करते हैं, हम अपने जहन में जब पाकिस्तानी सोचते हैं कि हमारे दोस्त ममालिक कौन है, तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि हमारा दोस्त मुल्क, भाई मुल्क, जिसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो सऊदी अरब है, और बहुत अकीदत और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ते हैं। ये रंजिशें भी हो जाती हैं, मफादात भी हमारे डिफरेंट होते हैं। लोग सोचते थे कि सऊदी अरब पाकिस्तान में ज़्यादा सरमायाकारी करेगा, उसकी सरमायाकारी पाकिस्तान में तो 10-12 बिलियन डॉलर के ऐलानात, 100-150 बिलियन डॉलर के जो है मंसूबे वो मोहम्मद बिन सलमान इंडिया के अंदर लगा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ, हमारे साथ छपकी रख देते हैं कि हाँ आप लोग जो है हमारे
हमारे गार्ड हैं, आप हमारे साथ मुहाफिज हैं हमारे। सऊदी अरब और इंडिया के जो रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अरूज पर हैं। ये इस तरह से यूएई और इंडिया के रिलेशनशिप्स बड़े बिजनेस के बहुत अरूज पर हैं। पाकिस्तान की खादिमाना जो पॉलिसियां हैं और रवैया है, उसकी वजह से उन्होंने जहन में रखा हुआ है कि ये हमारे खादिम हैं, हमारे गार्ड हैं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, इनसे बिजनेस नहीं हो सकता। ये तासुर ठीक है? जमील अहमद खान साहब, आवाज आ रही है सर आपको? राब्ता मुनक़ता हो गया है जमील अहमद खान साहब से। जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी अभी ठीक, जी हाँ बेहतर है, अभी बिल्कुल ठीक है। हाँ आवाज आ रही है। मैं ये आपने मेरा सवाल सुन लिया था या दोबारा दोहराऊं मैं सवाल? जी काइंडली छोड़ो, थोड़ा मुख्तसरन दोहरा दें ताकि अच्छा, सऊदी अरब के जहन, जब हम सऊदी अरब को लेते हैं तो सारे पाकिस्तानी बहुत अकीदत मोहब्बत के साथ सऊदी अरब से अपने लगाव का इजहार करते हैं। और सऊदी अरब के साथ हमारे जो बिजनेस रिलेशनशिप हैं, ताजराना जो मामलात हैं, इन्वेस्टमेंट के मामलात हैं, वो इंडिया से सऊदी अरब के ज़्यादा हैं, पाकिस्तान से कम है। जो ऐलानात भी हैं उसको एग्जीक्यूट होने में तक पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तो ये सारे मामलात हमारे खादिमाना किस्म के ताल्लुकात हैं सऊदी अरब से कि हम मुहाफिज हैं और अब जाने दे देंगे, और वाकई पाकिस्तानी कौम जान दे देगी, पाकिस्तानी फ़ौज जान दे देगी हरमैन शरीफैन के लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि हम इस 21वीं सेंचुरी के अंदर ट्रेड वाली साइड पर क्यों सऊदी अरब के साथ खड़े नहीं हो पाते और इंडिया खड़ा हो जाता है? आज इसलिए कि आप 6 अरब जब डॉलर ले लेते हैं, 3.2 अरब डॉलर की आप डेफर्ड पेमेंट जो कब खैर उन्होंने वापस भी मांग ले ली है और कुछ आपने वापस भी कर दिया है, और 3 अरब डॉलर का आप कैश मांगने चले जाते हैं वक्तन फवक्तन, तो वो यही समझते हैं कि हम इनको वो अपना हक समझते हैं कि जो हम कहेंगे वो पाकिस्तान करेगा। यही हमारी गलती है जिसकी वजह से हम इंडिया में, आपके सवाल कि इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट और हमारे पास अगर वो 8 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी लगाने का कमिट करते हैं तो इंडिया में 60 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए वो मुआहदा साइन करके आ जाते हैं। खान साहब चंद सेकंड रह गए, मैं आपसे कंक्लूजन पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या तब्दीली लानी चाहिए अमेरिका के साथ, यूएई कंट्रीज के साथ, यूएई के साथ और सऊदी अरब के साथ? क्या करे पाकिस्तान अपनी पॉलिसी के अंदर तब्दीली लाने में? कायद-ए-आज़म कह चुके हैं कि हम अपने न्यूट्रल ताल्लुकात तो रखें, लेकिन हम अपने मफाद को मुकद्दम रखते हुए अब जो ये ब्लॉक है जिसमें चाइना, रशिया, टर्की, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज और बाकी एससीओ कंट्रीज जिसमें है, हमें इसमें आ गए हैं तकरीबन, हम मजीद इसको बढ़ावा देना पड़ेगा। बहरहाल इजराइल आपके बगल में आके बैठ गया है, आपको भी उस मामलात में काफ़ी खतरात लाहक हो गए हैं। फॉरेन पॉलिसी में ऐसी तब्दीलियां लानी पड़ेंगी कि हम इस खतरात से जल्द बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब। पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी तब्दीली लानी पड़ेगी। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वो जो फंसे हुए पाकिस्तानी हैं, बेसहारा पाकिस्तानी, उनको मुफ्त टिकट देकर तहफ़ के साथ पाकिस्तान लाया जा रहा है। कौन कर रहा है ये कारनामा अंजाम दे रहा है, ये कैंपेन किसने चलाई और कहाँ तक पहुँची है, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कोविड-19 की वजह से बड़ी तादाद के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर पाकिस्तानी फंस गए और फिर हुकूमत ने वक्त के साथ साथ उनको वापस लाने का ऐलान किया। जितने भी पाकिस्तान के हाई कमीशन थे, सफारत खाने थे, वहाँ पर उन पाकिस्तान के नाम लिखे गए, उन पाकिस्तानियों के नाम लिखे गए और उनको फिर पाकिस्तान में PIA की एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन के ज़रिए पाकिस्तान लाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे पाकिस्तानी थे जिनके पास टिकट ख़रीदने के पैसे नहीं थे। वो बेसहारा पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा यूएई के अंदर थे। मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ चौराहों के ऊपर उन्हें शर्तों ने यूएई के गवर्नमेंट ने लॉक कर दिया। मस्जिद पे जाने पे पाबंदी थी, जाहिर है कोविड-19 की वजह से मसाजिद बंद थी। बड़ी मुश्किल में थे वो मज़दूर। उन मज़दूरों का सहारा बनने वाले चंद लोग जो कि बिल्कुल नहीं चाहते कि वो सामने आए, वो बिल्कुल ये कोशिश नहीं करते कि हमारा नाम लिया जाए, लेकिन बहरहाल इस कैंपेन के अंदर बोलने हिस्सा डाला। मैंने भी यूट्यूब के ऊपर कुछ क्लिप्स बनाए। मुफ्त टिकट का ऐलान किया कि कोई भी पाकिस्तानी उस बेसहारा पाकिस्तानी तक पहुंचे, पासपोर्ट की कॉपी ले और उसको हम पाकिस्तान लेकर आए। ये पूरी कैंपेन बनी और लगता है ऐसा था कि ये ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई मुफ्त टिकट्स मिले, कई चार्टर्ड फ्लाइट्स मुफ्त अरेंज की गई, मुफ्त लाया गया, उनको तोहफे तहफ़ दिए गए, उनको कंबल, चॉकलेट्स वगैरह दी गई ताकि वो अपने शहरों में जाएं। वो कराची लैंड उन्होंने किया, इस्लामाबाद में लैंड किया, उसके बाद अल खिदमत मेमन आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, मेमन खिदमत फोरम ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और
अब मैंने आखिरकार उन साहब को ढूंढ लिया है जो मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अली राव साहब, इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है। असल मामला ये है कि इनको मीडिया पे लाने की वजह यह है कि जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं कि सारा कारनामा अंजाम हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है। इन लोगों को सामने लाने की ज़रूरत इस बात की है कि ये अपनी जाफिशानी पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनको खराज तहसीन पेश करनी चाहिए और मीडिया का काम भी है कि ऐसे लोगों को सामने लेकर आए। अली साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये कैंपेन आपने बहुत खूबी से मुख्तलिफ अंजुमनों के साथ मिलकर चलाई और बड़ी कामयाबी से चल रही है। चार्टर्ड प्लेन्स हो गए पाकिस्तान में, आप बड़ी तादाद के अंदर उन पाकिस्तानियों को, बेसहारा पाकिस्तानियों को ले आए हैं। अब तक अंदाजन कितने पाकिस्तानियों को आप पाकिस्तान ला चुके हैं अली राव साहब? अली राव साहब, आवाज आ रही है आपको? लाइन शायद मुनक़ता हो गई। अली राव साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो, ये एक ऐसा मंजरनामा है जहाँ पे पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मजदूरी के लिए जाते हैं, वहाँ काम करते हैं और काम जाहिर है कि उनकी इतनी आमदनी होती है जो अपने घरों को भेजते हैं और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बहाल करने के लिए एक छोटा सा अमाउंट उनके पास होता है। जब ये कोरोना वाला मामला आया, कोविड-19 वाला मामला आया, तो सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर ऐसे पाकिस्तानी जो वर्कर पाकिस्तानी वो फंस गए। अच्छा, ऐसे इंडियंस भी फंसे, बंगाली भी फंसे, फिलिपाइनी भी फंसे, लेकिन उनके ममालिक ने उनको निकाल लिया। पाकिस्तान ने भी बड़ा एफर्ट किया, बड़ी फ़्लाइट चलाई और पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में ले आए। लेकिन जो परसेंटेज थी उसमें ऐसे लोग भी शामिल थे, जो बिल्कुल भी जिनके पास पैसे नहीं थे और बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैं आपको फुटेज दिखाना चाहता हूँ, कुछ लोगों की गुफ्तगू भी सुनवाता हूँ। अली राव से भी बात करते हैं। ये बहुत सारे पाकिस्तानीज़ ऐसे थे जो वहाँ फंसे रहे, जिनके पास टिकट नहीं था, जिनके पास बिल्कुल टिकट नहीं था, जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनके पास यहाँ नहीं गए। लेकिन उनके लिए बहुत बड़े पैमाने पर एक कैंपेन चलाई गई, उन पाकिस्तानियों को जमा किया गया। उनको जमा करने के बाद एयरपोर्ट पहुँचाया गया, मुफ्त उनके टिकट्स करवाए गए। और ये जो पेश थे इसके अंदर मेमन खिदमत फोरम और आलमगीर ट्रस्ट और अली राव ट्रस्ट, उन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक रोल प्ले किया। अली साहब हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर? जी अली साहब बताइएगा प्लीज। जी अली साहब बताइएगा। ये जो भी प्रॉब्लम दुनिया में ये पैंडेमिक की आई है जी जी, तो सब लोगों के सामने थी कि पूरी दुनिया में परेशानी हो गई। तो हमें इत्तला मिली कि लोग यहाँ पे जिनकी जॉब छूट गई है वो आजकल पार्कों में सो रहे हैं, उनके पास जी सोने की कोई जगह नहीं। हाँ। तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ कि हमने उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड की और जो दूसरी फैसिलिटीज होती थी, खाना और जो भी हम कर सकते थे जी। तो उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज ये आया कि क्योंकि जॉब मार्केट तो हमें नजर नहीं आ रही थी कि अगले 2-4 महीने में तो ठीक हो जाएगी, तो उसका एक सोल्यूशन यही निकला कि लोग भी यही चाहते थे कि हमें जब तक ये सूरत हाल ठीक नहीं होती है 2-4-6 महीने के लिए हम अपने मुल्क किसी तरीके से चले गए। तो आपने ये टिकट्स अरेंज किए। मैं प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अली राव साहब, आपका सारे पाकिस्तानी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को भी ऐसी शख्सियात का, ऐसे इदारों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा इस मुश्किल वक्त के अंदर खिदमत अंजाम देते रहे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।